हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली सब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 1 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 एज वेल एज जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इन करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं एंड अगर इस डाटा का इस्तेमाल आपको मेंस आंसर राइटिंग में करना है तो कहाँ पे करना है और किस तरह से करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकें और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए आज के सेशन में एंड इट्स माई गारंटी ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। सो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 1 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके करंट अफेयर्स के साथ में अपना ये सेशन शुरू करते हैं। और पहला समाचार ये रहा। तो पहले समाचार में हम लोग वायनाड में जो लैंडस्लाइड का डिजास्टर हुआ है उसमें अभी तक कितने नुकसान हो चुका है, रिलीफ एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसा चल रहा है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है इसरो का लैंडस्लाइड एटलस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सर। Death toll due to landslides at Wayanad rises to 200 with 191 persons still missing। तो अभी तक वायनाड में जो केरला में वायनाड का जो क्षेत्र है वहां पर जो लैंडस्लाइड का डिजास्टर हुआ है, अब कितने बड़े लेवल पर ये डिजास्टर हुआ है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक लगभग 200 जाने जा चुकी हैं, 200 लोग कंफर्म डेड हो चुके हैं, 191 के आसपास लोग अभी भी मिसिंग हैं, इनकी तलाश अभी जारी है। अब इन लोगों को जो मिसिंग लोग हैं इनको ढूंढने में और बाद में फिर इनको रेस्क्यू करके सेफ जगह पर ले जाने के लिए अभी की तारीख में जितने भी सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उनको लीड कौन कर रहा है? सबसे पहले तो आर्मी की हेल्प इसमें कर रही है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसको शॉर्ट में अपन लोग एनडीआरएफ बोलते हैं। देन फॉरेस्ट और फायर रेस्क्यू सर्विसेज भी यहां पर हेल्प कर रही हैं। फॉरेस्ट एंड फायर रेस्क्यू सर्विसेज यहां पर क्यों हेल्प कर रही हैं? इसकी वजह यह है कि वेनाड प्रोमिनेंटली वहां पर काफी बड़ी मात्रा में जंगल है, काफी इको सेंसिटिव किस्म का इलाका है, तो आर्मी को हेल्प करने के लिए कई बार जंगल में इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों का रेगुलर काम ही जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो ये ज्यादा बेहतर तरह से हेल्प कर सकते हैं, इसलिए फॉरेस्ट और फायर के रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोग भी जो है यहाँ पर मदद कर रहे हैं। अब इन सबके कंबाइंड एफर्ट्स का नतीजा यह है कि अभी तक 1592 के करीब जो है लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं और इनको सेफ जगहों पर लेकर जाया जा रहा है। फर्स्ट एड देने के बाद में इनको हाल फिलहाल तो राहत कैंपों में रखा गया है, बाद में फिर इनके रिहेबिलिटेशन के बारे में भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो उसको लेकर काम करेंगे। तो यहां से अपने को यह पता चलता है कि ये जो पूरा का पूरा डिजास्टर है लैंडस्लाइड का, ये कितना भयानक है, कितना भयावह है, कितने बड़े लेवल पर यह हुआ है और कितने लोगों का जो है अभी तक इसने नुकसान कर दिया है। एंड अनफॉर्चुनेटली तकलीफदायक बात है कि धीरे जैसे जैसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन और बढ़ रहा है, कैजुअलिटीज बढ़ने की संभावना अभी और ज्यादा है एंड शायद और ज्यादा लोग जो हैं अभी इसके इम्पैक्ट में आना बाकी हैं, क्योंकि जितने बड़े लेवल पर यह घटना हुई है अभी कैजुअलिटीज बढ़ना तय है, सरकार भी जो है इस बात को मानकर चल रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग द फिजिबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स लाइक ग्राउंड मैपिंग एंड ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार टू रिट्रीव द डेड बॉडीज बरीड डीप इनटू डेब्रिस। तो अभी तक ये जितना भी अपन ने अभी डिस्कशन किया, आर्मी हो गई, एनडीआरएफ हो गई और बाकी सारे लोग हो गए, ये जितनी भी डेड बॉडीज रिकवर कर पाए हैं या फिर जितने भी लोगों को ये लोग रेस्क्यू कर पाए हैं, फॉर्चुनेटली वो लोग या तो आपको ग्राउंड पर ही जो है कहीं ना कहीं फंसे हुए थे और मिल गए, या फिर वो ग्राउंड के बहुत ज्यादा नीचे नहीं दबे। लैंडस्लाइड्स के चलते बहुत ज्यादा वो ग्राउंड में या किसी अगर बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हुई हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नीचे डीप डाउन दबे हुए नहीं थे, तो इन लोगों को निकाला जा सका है। मगर आशंका ये भी जताई जा रही है कि काफी जो लोग हैं खासतौर पर जो वैलीज के इलाके में रह रहे थे वो काफी डीप डाउन अंदर तक जो है जाके दबे हुए हैं। अब उन तक पहुंचना ही अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि आपको ऊपर से देखकर तो समझ में आएगा नहीं कि यार यहाँ पे कौन दबा हुआ है या कौन यहाँ इतना और कितना नीचे दबा हुआ है। तो अब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या फिर उस चैलेंज को डील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे ग्राउंड मैपिंग की टेक्निक हो गई या ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार हो गया, जिसकी मदद से पता चल सकता है कि कितना अंदर एग्जैक्टली कहां पे कौन व्यक्ति फंसा हुआ है, उसकी लोकेशन अपने को पता चल सकती है। इन टेक्निक्स की मदद से भी जो है अगर कोई नीचे फंसा हुआ व्यक्ति है तो उसको निकालने की भी कोशिश की जा रही है, और अगर किसी की डेड बॉडी भी वहां पर पड़ी हुई है तो उसको भी रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है, जितने भी डेब्रिस वगैरह हैं उसकी उसमें से। तो ये भी जो है एक पर्टिकुलर चीज है जो जिसको लेकर अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
विचार कर रहा है। तो यहां तक की अपनी जो बातचीत है, अब इसी से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जुड़ता है, जिसका नाम है इसरोज लैंडस्लाइड एटलस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है, मगर वेनार्ड में जितना बड़ा डिजास्टर हुआ है उसके बाद में ये अब काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है, काफी सारे आर्टिकल्स में इसका जिक्र आ रहा है, इसलिए एज अ सीरियस एस्पिरेंट अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं सर। In 2023, ISRO made a national level database on exposure to landslides in terms of key socio-economic parameters। मतलब ये 2023 में इसरो ने पूरे देश को जो है स्टडी किया, पूरे देश की मैपिंग करी, अपने सैटेलाइट्स की मदद से उसको देखा, और उसके बाद में उन्होंने एक डाटाबेस, एक लिस्ट तैयार करी, एक रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज तैयार किया, जिसमें ये उन्होंने बताया कि अलग अलग जगहों पर अगर लैंडस्लाइड्स होती हैं भारत में, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पर रहने वाले लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उसके बेसिस पर किस जगह पर लैंडस्लाइड का कितना ज्यादा असर पड़ेगा या कितना इंटेंस लैंडस्लाइड इंपैक्ट हो सकता है, उसका एक पूरा का पूरा डाटाबेस बनाया गया था। आसान शब्दों में आप इसको ऐसे समझें, सपोज कर लीजिए कि दो इलाके हैं, ये एक बड़ा इलाका है और ये एक छोटा इलाका है। अब इन दोनों जगहों पर लैंडस्लाइड्स आने हैं। यहां इस बड़े इलाके में जो लैंडस्लाइड आएगा वो ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा तीव्र है, ज्यादा इंपैक्ट का आने वाला है। कंपेयर टू दैट ये जो छोटा इलाका है, यहां पर उतना तीव्र या फिर उतना जबरदस्त किस्म का लैंडस्लाइड नहीं आने वाला। मगर ये जो बड़ा इलाका है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है नहीं, यहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। उसी की अपेक्षा ये जो छोटा पोर्शन है, यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहां पे बहुत कम इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहां पर ये जो बड़ा क्षेत्र है, इसमें अगर कोई एक तगड़ा, एक ताकतवर लैंडस्लाइड आती भी है, तो भी उस ताकतवर लैंडस्लाइड के चलते जान माल की बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि यहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी नहीं है, यहां पे उतने ज्यादा लोग रहते ही नहीं है। कंपेयर टू दैट इस छोटे से इलाके में, इस बड़े इलाके की अपेक्षा अगर उतना ताकतवर लैंडस्लाइड नहीं भी आता, उससे आधी इंटेंसिटी का लैंडस्लाइड भी आता है, तो भी यहां पर जान माल का नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे कम इलाके में पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, जहां पर कम लोग रहते हैं तो वहां पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होंगी, जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं जाहिर सी बात है वहां पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कंपैरेटिवली यहां की अपेक्षा बेहतर होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही होंगी, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रखा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप हो रखा होगा। तो यहां अगर लैंडस्लाइड आया तो यहां पे जो नुकसान होने वाला है वो ज्यादा तगड़ा होगा इन कंपेयर टू इस पर्टिकुलर इलाके के, जहां पर भले ही मजबूत आपका लैंडस्लाइड आता है, बट पॉपुलेशन उतनी ना होने के चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ना होने के चलते, बाकी सारी चीजें उतनी ज्यादा ना होने के चलते उतना इंपैक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसरो ने पूरे देश को स्टडी किया और उसके बाद में पूरा का पूरा एक डाटाबेस कह लें, एक एटलस कह लें, एक पूरी की पूरी एक आपकी नॉलेज बैंक तैयार किया कि भैया अगर फलाने फलानी जगहें जो हैं यहां पे लैंडस्लाइड आने के खतरे हैं और इतने इतने इंपैक्ट के लैंडस्लाइड आने के खतरे हैं, मगर डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इस पर्टिकुलर जगह पर अगर लैंडस्लाइड आया तो उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, और इस पर्टिकुलर जगह पर अगर लैंडस्लाइड आया तो इसका इंपैक्ट कंपैरेटिवली उतना नहीं पड़ेगा। इस तरीके का एक डाटाबेस 2023 में इसरो ने बनाकर तैयार किया था कि लैंडस्लाइड नेशनल लेवल पर अगर आता है कहीं पर, तो डिपेंडिंग अपॉन की सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स कैसे हैं उसके बेसिस पर, या सिंपल भाषा में कि कहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, कहां इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है, कहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, उसके बेसिस पर ज्यादा इंपैक्ट लैंडस्लाइड्स वगैरह का कहां पर पड़ना है। इस पर्टिकुलर एटलस में या फिर इस पर्टिकुलर जो आपका पूरा डाटाबेस है उसमें इसरो ने यह बोला कि पूरे देश के लगभग 147 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें लैंडस्लाइड आने का खतरा है। मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक की अगर आप बात कर ली जाए कि भाई संभावना शून्य के आसपास है, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा से लेके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां तक है, तो जवाब निकल कर आया 147 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं और ये 17 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। इन सारी जगहों पर लैंडस्लाइड आने का खतरा है। इसके बाद में फिर रैंकिंग की गई कि भाई सबसे ज्यादा खतरा यहां पर है, उसके बाद यहां पर है, उसके बाद यहां पर है, उसके बाद यहां पर है। उसमें यह पता चल रहा है कि वेनार्ड 13th रैंक पर था। वेनार्ड को पूरे देश में 13th रैंक पर रखा गया था कि भाई लैंडस्लाइड अगर होता है तो लैंडस्लाइड आने की संभावना और डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेनार्ड 13th नंबर पर था। यहां पर तबाही लगभग जो है काफी बड़े लेवल पर होने की संभावना थी। एक तो यह हो गया। केरला राज्य की अकेली बात की जाए तो केरला में जितने इलाकों में लैंडस्लाइड्स की बात की गई थी उसमें वेनाड 5th रैंक पर है। इसमें वेनाड के साथ में त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम और कोझिकोड, इन चार ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट कह लें या एरियाज कह लें, इनको भी कंसीडर किया गया था। ये कहा गया था कि यहां पर भी लैंडस्लाइड आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इनमें देखा जाए तो आपका वायनाड जो है 5th रैंक पर आता है। इसमें यहां पर लैंडस्लाइड आने की और आने और उसके चलते डिजास्टर होने की प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर इसको 5th रैंक पर रखा गया था। तो ये सारी चीजें जो है इसरो ने 2023 में बता दी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया आपके पास में 2023 में ये डाटा है,
और उसमें बताया गया है कि आपकी ऐसी ऐसी स्थिति है, और उसके बाद भी आपने फिर अकॉर्डिंगली जितना काम किया जाना चाहिए था या जितना आपको एक्शन लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं वहां पर आप थोड़ा सा चूक गए हैं। आप चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष दे लें, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट को दोष दे लें कि भैया तुम्हारे लिए इसरो ने इतना डीप स्टडी कर कर इस तरीके से तुम्हें पूरा बनाकर दे दिया है। अब जब पता चल रहा है कि संभावना यहाँ पे डिजास्टर की ज्यादा है, तो तुम्हें फिर दोनों को मिलकर काम करना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट को आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई आपके ये 5-5 6-6 डिस्ट्रिक्ट्स अगर कवर हो रहे हैं, केरला कोई बहुत बड़ा राज्य तो है नहीं, उसके अगर 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स अगर इस एटलस में उनका नाम आ रहा है, तो केरला की गवर्नमेंट को और प्रोएक्टिव होकर काम करना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस नाम पे गरियाया जा सकता है कि भैया तुम्हें भी इनकी मदद करनी चाहिए थी, ये खुद नहीं कर रहे थे, तुम इनको पुश करना चाहिए था। तो आप कहीं ना कहीं एक्शन ना लेने या सफिशिएंट तैयारी ना करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आप गरिया सकते हैं यहाँ पे। बट इससे एक बात ये समझ में आती है कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं अपना काम किया था, पहले से बताया था, और इस पर्टिकुलर डाटा के बेसिस पर काम किया जाना चाहिए था। बट फिर वही बात है कि जब आप जागो तभी सवेरा वाली बात है। अभी भी इस एटलस के या फिर इस इसरो की एटलस के बेसिस पर जितने भी अब लैंडस्लाइड प्रोन डिजास्टर के इलाके हैं, वहां पर अब हमको सरकार को प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहिए। और अगर 17 राज्य हमारे इंपैक्ट हो रहे हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज और 147 जिले या डिस्ट्रिक्ट अगर इंपैक्ट हो रही हैं, इसका मतलब खतरा तो बड़ा है। 200 लोगों की डेथ अब कहीं ना कहीं हमारे कॉन्साइंस को जगाना चाहिए, और अब जो है गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज्यादा जो है इफेक्टिवली काम करना चाहिए। इसी पर्टिकुलर जो आपका पूरा का पूरा ये एटलस है, इसमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो भी डिस्कस करते हैं। रुद्रप्रयाग वाज रैंक्ड फर्स्ट इन दिस लैंडस्लाइड एटलस, यानी कि सबसे ज्यादा संभावना और सबसे ज्यादा नुकसान होने की चांसेस जहां पर लैंडस्लाइड के बताए गए हैं, वो कौन सी जगह है? उत्तराखंड का आपका रुद्रप्रयाग। दिस डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली लुक्ड इनटू लैंडस्लाइड प्रोन वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयन रीजन। अब इस डॉक्यूमेंट ने हालांकि 17 राज्यों में आपका जहां जहां पे संभावना है उनको स्टडी किया था, बट सबसे ज्यादा फोकस इसने जिन 2 इलाकों पे किया है, एक तो पूरा आपका हिमालय का क्षेत्र जहां पे लैंडस्लाइड हर कभी होते रहते हैं, और दूसरा पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट का इलाका जो लगभग 6 स्टेट्स को कवर करता हुआ आपका जाता है। इन 2 क्षेत्रों में, इन 2 इलाकों में, क्योंकि लैंडस्लाइड्स होने की संभावना सबसे ज्यादा है और इसके नुकसानात जो हैं वो सबसे ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इन 2 इलाकों को खास तौर पर अच्छे से स्टडी किया गया था। और इनको स्टडी करने के बाद में इस डॉक्यूमेंट में बोला गया दैट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इनहैबिटेंट्स एंड हाउसहोल्ड्स इज मोर सिग्निफिकेंट इन द वेस्टर्न घाट्स ड्यू टू हाई पॉपुलेशन ऑफ हाउस होल्ड डेंसिटी स्पेशली इन केरला। अब देखिए, कलाई खोल के रख दी है यहां पर कि पूरा का पूरा आपने जो है ये पूरा तैयार किया ये डॉक्यूमेंट, इसमें हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स को स्टडी किया, क्योंकि यहां पर आपके लैंडस्लाइड आने की संभावना सबसे ज्यादा है। 2023 में आप बोल रहे हो कि भैया वेस्टर्न घाट में वल्नरेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वेस्टर्न घाट में पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। उसमें भी केरल को हाईलाइट कर कर बोला था कि केरला का क्योंकि इलाका कम है, उस छोटे इलाके में लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, यहां पर ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके चलते पूरा का पूरा इको सेंसिटिव जोन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके बोला था कि केरला में ये चीज ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है वेस्टर्न घाट में। वैसे तो पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट में ज्यादा है, बट कंपैरेटिवली आपका जो केरला का इलाका है उसको पिन पॉइंट करके बोला था। तो भले ही हिमालयन रीजन में ज्यादा लैंडस्लाइड्स आते रहे, मगर क्योंकि हिमालयन रीजन में उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, उतने लोग नहीं रहते, तो अगर नुकसानात होते भी हैं उतने भयानक नहीं होंगे जितना वेस्टर्न घाट्स में और स्पेसिफिकली केरल में हो सकते हैं। उसके बाद भी इस पे जो है कहीं ना कहीं एक्शन नहीं लिया गया। ये कहीं ना कहीं बताता है कि भाई सरकार को और ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से काम करना चाहिए था। तो वही बात लिखी गई है कि इंस्पाइट ऑफ द फाइट कि वेस्टर्न घाट में उतने ज्यादा लैंडस्लाइड्स नहीं आते या उतने ज्यादा लैंडस्लाइड आने की संभावना नहीं है जितना हिमालयन रीजन में आते हैं या आने की संभावना है, बट क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए यहां पर नुकसानात बहुत ज्यादा होंगे, यहां पर नुकसान होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा बन जाते हैं। तो ये जो है आपका पूरा इसरो की जो ये एटलस है लैंडस्लाइड वगैरह से रिलेटेड, इसमें ये सारा का सारा डाटा बताया गया था। एंड अब यही बनता है कि यहां से 2 बातें निकल कर आती हैं। एक तो इस पर्टिकुलर एटलस के ऊपर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली उस पर काम किया जाना चाहिए कि आगे इस तरीके का डिजास्टर अगर होता है, क्योंकि देखिए नेचुरल डिजास्टर्स तो आपके हाथ में है नहीं, वो तो होने ही है, मगर ऐसी कंडीशन में कैजुअलिटीज कम से कम रखी जा सके, लोगों की जान माल का नुकसान कम से कम। दूसरी चीज जो की जानी चाहिए वो यह है कि आगे से इस तरीके की अगर साइंटिफिक स्टडी होती है तो उस साइंटिफिक स्टडी को सीरियसली लिया जाना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि लोगों ने जो है आपका स्टडी कर दे दी, आपने उसको सुन लिया, शाबाशी में अपने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और उसके बाद में उस रिपोर्ट को उठाकर आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। यहां से
ये बात भी जो है क्लियर होती है। अच्छा, एक चीज और इसी में निकल कर आती है कि अगर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर कहीं पर अगर नेचुरल कोई डिजास्टर या कोई कैलेमिटी होने की संभावना होती है, तो एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि आखिर इसकी ये जो कई बार खबरें आती रहती हैं कि भाई इसका पहले से अलर्ट दिया गया था, रेड अलर्ट दिया गया था, येलो अलर्ट दिया गया था, ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, इसकी चेतावनी दी गई थी। तो जनरली इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, होने वाले हैं, इसकी संभावना है, इसकी इसके बारे में आपको पहले से पता कैसे चलता है? तो प्रोमिनेंटली 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये इस तरीके की जो है फोरकास्ट देते हैं। सबसे पहले तो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, तीसरा सेंट्रल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हो गया, एंड चौथा हो गया सेंट्रल वाटर कमीशन। ये चार जो आपके महकमे हैं, ये जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये इस तरीके के रेड अलर्ट्स वगैरह या फिर इस तरीके के अलर्ट जारी करते हैं, और अकॉर्डिंगली इसके बेसिस पे फिर गवर्नमेंट्स अपने प्लान ऑफ एक्शन तैयार करती हैं, लोगों को फिर रेस्क्यू किया जाता है ताकि कम से कम नुकसान हो अगर इस तरीके की कैजुअलिटीज वगैरह कहीं पर होती हैं तो ये तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। ये जो खबर है इससे ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या क्या चीजें काम की हैं। सबसे पहली चीज जो वायनाड का एग्जाम्पल है, इसको एक तो आप कोट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वायनाड का एग्जांपल स्पेसिफिकली कोट किया जा सकता है, दो बातों को ध्यान में रखते हुए कि इसरो की एटलस का एग्जाम जो इसरो है उसकी एटलस का एग्जांपल लेकर आप कर सकते हैं कि भाई इस तरीके की जो भी आपकी स्टडीज हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। बिसाइड दिस, अब आपको यहां पर दिख रहा है कि इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो कौन कौन से प्रोमिनेंट आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं या कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट जो आपके फोर्सेज हैं वो रोल में आ जाती हैं, इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। इनको आप कोट कर सकते हैं अगर कहीं पर इस तरीके का कोई केस आता है या कहीं पर अगर आपको लिखना होता है प्लान ऑफ एक्शन तो। देन ग्राउंड मैपिंग एंड ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के बारे में चाहे तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक तो आप इनको भी रेफरेंस में लिख सकते हैं कहीं पर अगर इस तरीके के डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ अगर आता है। प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्राउंड मैपिंग एंड ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्निक वगैरह के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने को जो है अंदाजा यहां से होना चाहिए। देन इसरो की जो ये लैंडस्लाइड एटलस है, इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये कब रिलीज हुई थी, याद रखना है 2023 में हुई थी। कितने एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि क्या ये पूरे देश को कवर करती है, जवाब है ये 17 राज्यों को कवर करती है। या फिर यूं बोलूं कि इन्होंने पूरे देश को स्टडी करके ये बोला है कि 17 राज्यों में या फिर उसके 147 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है लैंडस्लाइड का खतरा आपका बनता है। इसके बाद में इनकी जो ये पूरी की पूरी आपका डाटाबेस बनाया गया है, इसमें प्रोमिनेंस किस चीज को दिया गया है, लैंडस्लाइड के डिजास्टर सबसे ज्यादा कहां पर हो सकते हैं, ये किस पैरामीटर के बेसिस पर डिसाइड किया गया है। तो ये याद रखना है कि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बेसिस पर, यानी कि किसी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपने डिजास्टर के फिर कंसिक्वेंसेस को फोरकास्ट किया है कि कहां पर ज्यादा नुकसान होगा, कहां पर कंपैरेटिवली उतना नुकसान नहीं होगा। एंड लास्ट की इस पूरी रैंकिंग में जो आपके टॉप पर जो है वो कौन सा आपका शहर या कौन सी जो है जगह रखी गई है जिसपे लैंडस्लाइड्स आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जवाब हो जाएगा रुद्रप्रयाग। एक क्वेश्चन ये बनता है कि वेस्टर्न घाट्स और हिमालयन रीजन में ज्यादा लैंडस्लाइड्स कहां पर आते हैं, जवाब है आपका ज्यादा लैंडस्लाइड्स आते हैं हिमालयन रीजन में। मगर ज्यादा इंपैक्टफुल लैंडस्लाइड्स कहां पर होंगे या फिर लैंडस्लाइड्स डिजास्टर का ज्यादा असर कहां पे पड़ेगा, उसका जवाब हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स में। वजह आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, और वेस्टर्न घाट्स में भी सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना कहां पर है, तो उसका जवाब हो जाता है केरला। येट अगेन वही जवाब बनता है कि यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी ज्यादा बनती है। इसके बाद लास्ट की अगर कहीं पे वेदर फोरकास्टिंग, अगर कहीं पे फोरकास्ट वगैरह करना है किसी डिजास्टर का, तो ये 4 एजेंसीज प्रोमिनेंटली ये फोरकास्टिंग वगैरह करती हैं। इतने कुछ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज में से बनकर तैयार होते हैं और ये अपने को ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। तो नेक्स्ट न्यूज ये है कि यूपीएससी ने फाइनली जो आईएएस प्रोबेशनर थी, आईएएस ऑफिसर थी जो प्रोबेशन पर थी, जिनका नाम पूजा खेटकर है, जो हाल फिलहाल काफी ज्यादा न्यूज में बनी हुई है नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, इनका कैंडिडेचर अब कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ इनको परमानेंटली डिबार्ड कर दिया है यूपीएससी के फ्यूचर एग्जामिनेशन एज वेल एज सिलेक्शन से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सब लोगों को पता भी है कि पूजा खेटकर काफी वक्त से न्यूज में है। इनके ऊपर इल्जाम लगा है कि इन्होंने डिसेबिलिटी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर रिजर्वेशन का फायदा लिया है डिसेबिलिटी कोटा में से, एंड उसकी मदद
से आईएएस अफसर बनी है। तो उसके बाद से काफी ज्यादा चर्चा में थी, उसको लेकर फिर यूपीएससी ने अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये दोषी हैं एंड फाइनली अब इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है, अब इनको आईएएस ऑफिसर नहीं माना जाएगा। कई लोग ये बोल रहे हैं कि पूजा खेडकर साहब मैडम जो है साहिबा, इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। इनको टर्मिनेट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्चुअल में सर्विस में ये अभी तक आई नहीं थी, ये अभी प्रोबेशन पर चल रही थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोबेशन पर होना एक अलग चीज होती है, इसमें आपको हटाया जा सकता है, सर्विस से निकाला जा सकता है। प्रोबेशन खत्म होने के बाद में आप जब सर्विस में आप परमानेंटली आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपका टर्मिनेशन होता है। तो टर्मिनेट तो नहीं किया गया इनको, ये प्रोबेशन पर थी। प्रोबेशन खत्म होने के पहले इनको जो आईएएस ऑफिसर का प्रोबेशन था उससे फाइनली रिमूव कर दिया गया है, इनसे इनका कैंडिडेचर जो है ले लिया गया है। अब ये आईएएस नहीं है, साथ ही साथ यूपीएससी की किसी भी फ्यूचर परीक्षा में अब ये नहीं बैठ सकती। अब इनका कोई अगर बैठ गई गलती से फिर कुछ फर्जीवाड़ा कर तो फिर फाइनली जब पकड़ाएंगे कि ये मैडम पूजा खेडकर हैं जिनका पुराना इतिहास बड़ा गरिमामय है, इन दैट कंडीशन इनको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि यूपीएससी ने आखिर ये क्यों किया है? तो इसका जवाब यह है कि मैडम खेडकर यूपीएससी क्लियर करी थी 2022 में। 2022 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के जो रूल्स थे, पूरी जांच के बाद में सिविल यूपीएससी ने ये बोला है कि ये बेसिकली उन रूल्स के कॉन्ट्रावेंशन में थी, उन रूल्स के अगेंस्ट में जाकर काम कर रही थी, और उसके बेसिस पर ये पूरा जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना और उसके बाद जो सारा का सारा फ्रॉड किया गया है, बेसिकली आपने इस एग्जामिनेशन को जिस साल दिया था 2022 में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आपने जो है खिलवाड़ किया, तो उसके कॉन्ट्रावेंशन के बेसिस पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा रहा है। क्योंकि आप प्रोबेशन पर हैं तो टर्मिनेट आप होंगी नहीं, बट आप आउट ऑफ द सर्विस हैं, आप कभी एग्जामिनेशन यूपीएससी का भी जिंदगी में दे नहीं सकती। तो थैंक यू वेरी मच, घर जाइए। ये इनकी कहानी हो गई है। इसके बाद अब ये जो फेक सर्टिफिकेट्स इन्होंने दिए थे, और उसके बाद फिर एक पूरा का पूरा सोशल मीडिया के ऊपर एक बवाल हो गया, एंड लोगों ने फिर कई सारे ऐसे दूसरे भी जो आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं, कई तो सर्विस करके इनफैक्ट इस्तीफा दे चुके हैं, और दूसरे जो आपके फील्ड्स हैं उनमें हाथ पैर मार रहे हैं हाल फिलहाल, कई सारे अभी नौकरी कर रहे हैं। कई सारे लोगों के जो हैं फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह पे सवाल उठा दिए गए, काफी सारे जो हैं प्रश्न चिन्ह वगैरह काफी सारों के सिलेक्शन पर लग गए। तो ये पूरा का पूरा आपका जो ये फॉल्स सर्टिफिकेट सबमिशन बाय कैंडिडेट्स का पूरा मसला उठा था, और उसमें भी स्पेसिफिकली पूजा खेडकर की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक तो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया था, प्लस ये जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। इस सब के ऊपर यूपीएससी ने बयान ये जारी किया है कि भैया ना तो हमारे पास में मैंडेट है, और ना हमारे पास में इस तरीके के मींस हैं कि हम एक एक आदमी के सर्टिफिकेट की जेन्युइननेस चेक कर सकें। अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट इशू किया है तो फिर हम लोग मानकर चलते हैं कि वो जेन्युइन होगा। हजारों बच्चे जो हैं वो कैंडिडेट आपके सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, हम एक एक को चेक नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यूपीएससी की भी जो है अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। यूपीएससी का भी अच्छा खासा क्रिटिसिज्म इस बात को लेकर हो रहा है कि भैया इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, उसके लिए तुम जो है पूरी की पूरी परीक्षा करवा रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास में ना तो इतने ज्यादा तुम्हारे पास में मैंडेट नहीं है एक तो, और दूसरा तुम्हारे पास में ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं है कि तुम उठा के जेन्युइननेस जो है चेक कर सको। तो इस बात को लेकर यूपीएससी का वैसे तो खैर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपके पास में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ये लोग आगे करेंगे भी, बट हाल फिलहाल इनका कहना यह है कि इस पर्टिकुलर रीजन के चलते हम मैडम खेडकर के द्वारा जो ये फ्रॉड किया गया था इसको हम लोग नहीं जो है पकड़ पाए, या फिर ये एक पर्टिकुलर रीजन है जिसके चलते हम इसको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास ना तो रिसोर्सेज हैं और ना हमारे पास में इसका अधिकार है कि हम लोग सर्टिफिकेट की जेन्युइननेस चेक करें। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि फलाने फलाने सर्टिफिकेट्स आपकी फलानी फलानी अथॉरिटी के द्वारा इशू किए होने चाहिए, अगर उस अथॉरिटी ने इशू किया तो फिर हम उसको सही मानकर चलते हैं। ये यूपीएससी वालों का इस पर्टिकुलर मसले पर कहना है। आगे इनका यह कहना है, अब अच्छा ये पूजा खेडकर का जो पूरा केस हुआ था, आखिर ये लोगों की नजरों में आया कैसे, इसको भी डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है, और वो शिक्षा मैं डिस्कस करने के बाद आपको बताऊंगा। जुलाई के महीने में मैडम खेडकर पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टेड थी। ट्रेनिंग पीरियड में अभी ये हैं, प्रोबेशन पे चल रही थी, असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ये पोस्टेड थी। यहां से इनको उठाकर वाशिम ट्रांसफर किया गया था। उसकी वजह यह थी कि एक सीनियर अफसर ने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि मैडम अपनी पावर्स का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इनके ऊपर यह इल्जाम लगा था कि ये स्पेशल प्रिविलेजेस मांग रही थी, जैसे कि इनको खुद का एक सेपरेट ऑफिस चाहिए था, इनकी खुद की एक सेपरेट कार चाहिए थी, खुद का एक अपना सेपरेट घर चाहिए था, और खुद का अपना एक सेपरेट स्टाफ चाहिए था, जिसके लिए हाल फिलहाल इंटाइटल्ड नहीं थी। जब तक आप प्रोबेशन पर हो तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती। प्रोबेशन काट लेती हैं, उसके बाद में सारी चीजें इनको वैसे भी मिल जानी थी, मगर बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने उठा के बवाल काट दिया। बवाल काटने का नतीजा ये निकला, फिर कुछ आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह इन्होंने अल्टीमेटली
सोशल मीडिया पे पोस्ट करी, ऑडी चला रही थी या ऑडी वगैरह की, वहां से लोगों ने फिर जो है खोदना शुरू किया और उस सारे खोदने के नतीजे में फिर इतना बड़ा स्कैम निकल कर आ गया। इससे दो बातें पता चलती हैं, एक तो इंसान को शो ऑफ नहीं करना चाहिए, दूसरा ये कि अगर आप कहीं पर गलत तरीके से या गलत मीन्स का इस्तेमाल भी कर घुसे हो तो, या नहीं भी घुसे हो तो भी इंसान को हम्बल रहना चाहिए। शोबाजी में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लंका लग सकती है, इसका अंदाजा आपको रहना चाहिए। मुंह बंद रखकर अगर अपना काम करती, फ्रॉड करके भी घुसी थी, मैं नहीं बोलता कि अच्छी चीज थी बुरी चीज थी, मैं उसमें जाता ही नहीं। मेरा कहना यह है कि आप किसी भी तरह से सर्विस में घुस गई, फ्रॉड करके घुसी हो, मगर आप ये शोबाजी ना करती, सुकून से अपना जो है प्रोवेशन काटती, अपनी नॉर्मल जिंदगी काट लेती, किसी को शायद पता भी ना चलता। मगर वही होता है ना कि अल्टीमेटली जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फाइनली फिर आपको उसका कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ता है। वो इनके साथ में हुआ। शोबाजी करना, जो चीजें आपको एंटाइटलमेंट नहीं है वो मांगना, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, सोशल मीडिया पे दिखावा करना है, अल्टीमेटली फंसना ही था और वही हुआ। तो दो बातें, एक तो भैया जो चीज आप डिजर्व नहीं करते हो, नॉन डिजर्विंग तरीकों से उनके लिए हाथ पैर मत मारो, क्योंकि जब वो छिनते हैं तो फिर वो ना सिर्फ वो छिनते हैं, वो साथ में आपकी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, समाज में आपकी सोशल स्टैंडिंग सब ले जाते हैं। अब इनका, इनकी प्लस इनके परिवार की क्या इज्जत रह गई है। दूसरी चीज ये कि आदमी को हम्बल होना चाहिए। अगर हम्बल नहीं हो, ह्यूमिलिटी ना हो, शोबाजी करे, शो ऑफ करे, लोगों को जलाए, दिखावा करे, सारी चीजें करे, तो वो कई बार वो जूता आपके मुंह पर आके पड़ता है और इतना बुरा पड़ता है कि फिर उसके कंसिक्वेंसेस बड़े भयानक होते हैं। ये अपने को मैडम खेड़कर के केस से समझ में आता है। साथ ही साथ यूपीएससी वालों का ये भी कहना है कि इन्होंने अपनी जो ये आइडेंटिटी है इसमें कई सारे चेंजेस किए थे। 2012 से पेपर दे रही थी, 7-8 बार ये पेपर दे चुकी थी। अब यूपीएससी का कहना यह है कि इनको जो नंबर ऑफ परमिसिबल अटेम्प्ट्स थे, ये उससे ज्यादा अटेम्प्ट्स इसलिए यूपीएससी की परीक्षा में दे पाई क्योंकि ये हर बार अपना, ना सिर्फ अपना नाम चेंज करती थी, अपने जो भी सर्टिफिकेट्स थे उसमें अपनी माता पिता के नाम को भी चेंज कर देती थी। इससे होता यह था कि सिस्टम पकड़ नहीं पा रहा था कि यार ये कैंडिडेट वही कैंडिडेट है जो इसके पहले किसी और नाम से आया है। आप अपना नाम चेंज कर दो, माता पिता का नाम मत चेंज करो, डेट ऑफ बर्थ मत चेंज करो, इन दैट कंडीशन यूपीएससी पकड़ लेगी। आप अपने नाम के साथ में कुछ खिलवाड़ करोगे थोड़ा बहुत में, बट डेट ऑफ बर्थ के साथ में थोड़ा बहुत खिलवाड़ करोगे, मगर पेरेंट्स के नाम के साथ में अगर खिलवाड़ नहीं करोगे तो पकड़ लेगी। यहां पर इनके साथ में केस यह है कि उन्होंने ना सिर्फ अपना नाम चेंज किया है, बट साथ ही साथ उन्होंने अपने माता का, अपने पिता का नाम भी जो है बदला। इससे सिस्टम जो है पकड़ नहीं पाया और उसके चलते ये जितने इनको अटेम्प्ट्स मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा अटेम्प्ट्स इन्होंने लिए और उसकी मदद से इन्होंने इतना बड़ा नाटक करवा दिया। इसके बाद में हालांकि कमीशन ने किया यह है कि लगभग 2009 से लेकर 2022-23 तक के बीच में लगभग 15,000 कैंडिडेट्स जिनको यूपीएससी ने रिकमेंड किया था, जिन्होंने भी सर्टिफिकेट लगाए थे, उन सबके सर्टिफिकेट्स को फिर से चेक किया गया है कि किसी और ने तो इस तरीके का फ्रॉड नहीं कर मारा हमारे साथ में। अल्टीमेटली पता यह चला कि उसमें सिर्फ मैडम खेड़कर ही जो है वो एकमात्र ऐसा अनमोल रतन थी जिन्होंने ये वायलेशन किया था। किसी और के दिमाग में ये महान युति नहीं आई थी, किसी और के दिमाग में ये महान कह सकते हैं आइडिया नहीं आया था। अब एक बात और, यहां पे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि खुद ये अपना दिमाग नहीं लगा सकती, हो सकता है कोई सिस्टम के अंदर से इसकी मदद कर रहा है। एक अच्छी खासी संभावना, मैं इनकार नहीं करता इस बात से, बट जिस बारे में अपने पास में एविडेंस नहीं है उस पर अपन कुछ कह नहीं सकते। ये जरूर समझ में आता है यहां से कि इस तरीके की हरकत अगर कोई आदमी कर रहा है और इंडिकेट, और वो बकायदा समझते हुए कर रहा है कि भैया इससे अपने को ये फायदा मिलेगा, इससे यूपीएससी पकड़ नहीं पाएगी, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि कोई ना कोई इनकी मदद तो कर रहा था, बट फिर ऑब्वियसली अंदर से मदद कर रहा था जिसको पता था कि सिस्टम को कैसे फूल किया जाता है। इसके बाद में वे फॉरवर्ड यह है कि यूपीएससी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में कुछ बदलाव कर रही है, क्योंकि ये लोग पकड़ नहीं पाए कि यार आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है इस आदमी के खत्म हो गए, उसके बाद में भी जो है ये बढ़ रहा है। सिर्फ इसलिए आप नहीं पकड़ पाए क्योंकि उसके ना सिर्फ उसने अपने पेरेंट्स का नाम भी बदल दिया था और बाकी काफी ज्यादा फजिंग वगैरह करी थी। अब ये एक लूप होल जो है क्योंकि निकल कर आया है, तो इस लूप होल को अब पाटने के लिए, इस लूप होल को भरने के लिए यूपीएससी अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह को इन फ्यूचर ठीक कर रही है। तो ये जो है कुछ बातें यहां से निकल कर आती हैं और इससे यही समझ में आता है कि आदमी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। जिसको आप डिजर्व नहीं करते उसे क्लेम ना करें, दम लगाकर अपनी क्षमता के बेसिस पर अगर पेपर निकलता है ठीक है, नहीं तो कुछ और करिए। जिंदगी सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। और अगर इस तरीके की हरकतें करते हैं तो फिर जिंदगी भर आप डर में रहेंगे कि कहीं हम ना पकड़े जाएं, अगले पूजा भेंट कर हम ना हो जाएं। और अगर पकड़े गए तो फिर जीवन जितना भी फिर उसके बाद में रहता है उसमें शर्म और लानत में आपको काटना पड़ता है। सो दैट इज वाई कई लोग कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंडीड इट इज द बेस्ट पॉलिसी एंड वन मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ ऑनेस्टी इन लिविंग इज लाइफ। तो इसी नोट पे ये न्यूज भी खत्म होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं।
After death of three CSE aspirants in basement of a coaching institute in Old Rajendra Nagar, Lieutenant Governor VK Saxena announced their plan to fix systematic issues. जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानते हैं, यूपीएससी की ऑफलाइन अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए दिल्ली को एक अच्छा स्थान माना जाता है, और दिल्ली में भी उसका जो ओल्ड राजेंद्र नगर है जिसको शॉर्ट में ओआरएन बोला जाता है, और दूसरा मुखर्जी नगर, ये दो ऐसे डेडिकेटेड क्षेत्र हैं जहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कराने वाले जो मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी यहीं पर हैं, एंड देश भर से हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ऐसे समझेंगे जिस तरह से आईआईटी जेई की तैयारी के लिए कोटा एक हब है, कोटा का स्पेसिफिक क्षेत्र है, उसका विज्ञान नगर तलवंडी उसे बोला जाता है, वहाँ पे स्पेसिफिकली जो है बच्चे ही रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है वहाँ बने हुए हैं और वो पूरा अपना ऑपरेशन चलाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में यूपीएससी का पूरा जो है हब बना हुआ है, और इसकी पूरी इकोनॉमी इस क्षेत्र की जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स की मदद से चलती है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी यहीं पर हैं, रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, छोटे छोटे आप उसको हॉस्टल्स कह लें, रूम्स कह लें, पीजी कह लें, वो सारा आपको यहीं पे देखने को मिलता है। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बीते दिनों में 3 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ वाटर क्लॉगिंग। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बेसमेंट में ये बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, एकदम से बहुत तेज बारिश हुई, वो बेसमेंट्स पूरे भर गए और उसके बाद में फिर उनकी वहां पर अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। इसके पहले एक यूपीएससी एस्पिरेंट था, उसकी इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो गई थी। तो ये सारी घटनाएं होने के बाद में इस क्षेत्र में अनियमितताएं कितनी ज्यादा हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का कितना वायलेशन हो रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा, ये सारी बातें निकल कर आ गई। हुआ ये इसके बाद में कि विद्यार्थियों ने काफी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और उस प्रोटेस्ट में इनकी फिर काफी सारी डिमांड्स निकल कर आई। एक तो इनका ये कहना था कि जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके साथ न्याय किया जाए, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो बच्चों की डेथ हो गई है उन बच्चों के परिवार वालों को ऑब्वियस सी बात है कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाए। दूसरा ये कि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को जो है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाया जाए। यहीं से फिर और एक डिमांड निकल कर आई कि ये बच्चे जो आते हैं तो यहाँ पे बाकायदा एक पूरा जाल बना हुआ है मकान मालिकों का, और ये लोग फिर जो है मोनोपोली इनकी चल रही है, जिसके चलते मन मर्जी से अपना कुछ भी किराया कभी भी बढ़ा देते हैं, कभी भी जो है शर्तें चेंज कर देते हैं, कुछ भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस चला रहे हैं, इस तरीके की चीजें और भी इस तरीके की बहुत सी अनियमितताएं निकल कर आई। बच्चे क्योंकि गुस्सा देखिए अंदर अंदर उबलता रहता है, और उसके बाद एकदम से घटना होती है, उसके बाद में वो लावे की तरह फटता है। इन 3 बच्चों की जो अनफॉर्चुनेट डेथ थी, इन 3 एस्पिरेंट्स की अनफॉर्चुनेट डेथ ने उस लावे को जो है अल्टीमेटली फूटने में मजबूर कर दिया, और उसके बाद से जबरदस्त प्रोटेस्ट इस पूरे इलाके में हो रहे हैं। उसके नतीजे में अल्टीमेटली प्रशासन जो है उसमें हड़कंप मच गया। उसके बाद इनफैक्ट संसद तक में इस मुद्दे को उठाया गया, काफी बड़े लेवल पर इसके ऊपर चर्चाएं हुई हैं, और फाइनली प्रशासन ने फिर काफी सख्त एक्शन लिए भी हैं। इस तरीके के बेसमेंट्स में जितनी भी लाइब्रेरीज और कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे सबको बंद करवाया गया, सब पे ताला डलवाया गया। उसके बाद में इस तरीके ये जो पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर इन बच्चों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, उसके सीईओ या फिर मालिक को अरेस्ट किया गया है और फर्दर कार्रवाइयां की जा रही हैं, मगर प्रोटेस्ट अभी भी जारी हैं। अल्टीमेटली फिर अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अनाउंस किया है अपनी तरफ से एक प्लान कि ये पूरे इलाके में एस्पिरेंट्स के लिए ये जो भी सिस्टमैटिक इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस के वॉयलेशन का हो, चाहे मकान मालिकों के द्वारा ये जो किराए का पूरा प्रताड़ना का एक पूरा तंत्र बना दिया गया है लैंडलॉर्ड्स के द्वारा वो हो, चाहे और भी दूसरी समस्याएं हैं, उन सबको दूर करने के लिए, इनको फिक्स करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के द्वारा अनाउंस किया गया। इसमें इनका कहना यह है कि सबसे पहले तो हम लोग एक नया लॉ लेकर आएंगे ताकि दिल्ली में स्पेसिफिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करवाया जा सके। दूसरा यह है कि ये रिलोकेशन ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री टू एन एजुकेशन हब कमिटी फॉर्म फॉर इट। पूरी की पूरी जो कोचिंग इंडस्ट्री है ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर से उठाकर इसको एक स्पेसिफिकली अलग जगह पर लेकर जाएंगे और इसका पूरा का पूरा एक एजुकेशन हब बनाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी बना दी गई है और इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है, एक तो लोकेशन बताओ, कैसे फिर उस पूरे इलाके को डेवलप किया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारा ये लोग काम करवाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात की फीस को रेगुलेट करवाया जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट कितनी फीस ले सकते हैं, कितनी फीस नहीं ले सकते, इसको लेकर अब एक रेगुलेशन बनाने की का काम होगा। ये एक बहुत बेसिक डिमांड थी, एक बहुत प्राइमरी डिमांड थी जो बार बार उठ रही थी। देन टीचर्स का क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग दे रहे हो तो भैया फिर कितना कितना आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो डिसइंफॉर्मेशन का पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है इसे बंद करवाया जाएगा।
इसको ऐसे समझिए कि एक बच्चा है, अपने दम पर उसने प्री और मेंस निकाल दिया। अब इंटरव्यू के लिए वो दिल्ली आता है, उसने बोला कि यार इंटरव्यू में 1 हफ्ता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नाम पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें आपके मॉक इंटरव्यू करवाए जाते हैं। उसमें जाके उसने इस तरीके के 4-5 इंटरव्यूज अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अटेंड कर लिए प्रैक्टिस के लिए। पता चला वो सिलेक्ट हो गया। होता यह है कि उसके बाद में वो, और अगर अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो गया, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने सिर्फ उसके 2-4 मॉक लिए थे, उसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे उसने पूरी कोचिंग वहीं से करी हो, पूरी प्रिपरेशन जीरो से लेके सिलेक्शन तक इन्हीं लोगों ने उसको करवाई हो। अब इससे होगा बेसिकली ये एक तरीके की डिसइंफॉर्मेशन है। वो इस बात को स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि आदमी हमारे 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन आया था इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने या मॉक इंटरव्यूज वगैरह देने, हमने बाकी इसके सिलेक्शन में कोई हमारा योगदान नहीं है। या फिर फलाने ने सिर्फ हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ली थी, भैया ये क्लासरूम का स्टूडेंट नहीं है। क्लासरूम का स्टूडेंट था तो 3 साल पहले पढ़कर गया था, उसके बाद से लगातार तैयारी कर रहा है। इस तरीके की बातें कोचिंग इंस्टीट्यूट जनरली छुपा ले जाते हैं या नहीं बताते हैं। अब आप और ये सब डिसइंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। तो अब इस तरीके की जो डिसइंफॉर्मेशन है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं फैला पाएंगे, इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। एंड ये ऐसा नहीं है कि एक बार चाबुक चलाया जा रहा है और उसके बाद अब क्योंकि सब एकदम से हरकत में आए हैं, पूरा सिस्टम है शेक हो गया है, तो एक बार में अब जो है पूरा सिस्टम बदलेगा, ऐसा नहीं। इनका कहना यह है कि ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस नहीं है, एक बार जो अमूल चूल बदलाव करने हैं, जो फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं वो हो जाएं, फिर रेगुलर इंस्पेक्शन वगैरह कर कर इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ में इसको फिर हम लोग मेंटेन करेंगे। ये सारी बात इन्होंने बताई है। अब ये न्यूज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर क्यों करी, करंट अफेयर में मैं आपको आखिर ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूं। दिल्ली की घटना है, पूरे नेशनल लेवल पर हालांकि ये न्यूज में बनी हुई है, बट यूपीएससी इससे क्या पूछ लेगी या ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से काम की है। तो इसका जवाब यह है कि मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज अपने लिए बहुत काम की है। यहाँ पे 3-4 बातें निकल कर आती हैं। इस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो पूरे हब बन जाते हैं, यहाँ पर जो एक शोषण या फिर एक हरासमेंट हो रहा है, चाहे इकोनॉमिक हरासमेंट हो रहा हो, मेंटल हरासमेंट हो रहा हो, कई लोगों ने और भी अलग तरीके के हरासमेंट्स की शिकायतें करी हैं। ये लैंड ओनर जो हैं आपके, ये जो यहाँ के मकान मालिक हैं, उनके अपने खेल चल रहे हैं अलग, या फिर इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो हैं कोई नियम कायदे नहीं मान रहे हैं, या फिर ये मिस इन्फॉर्मेशन का जो पूरा का पूरा आपका कैंपेन चला रखा है। इनफैक्ट इस पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कई सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता या मैं नहीं बोलता कि ये सही है गलत है, मगर कई सारे टीचर्स के स्पेसिफिक तरीके के रील्स वायरल किए जाते हैं जिसमें वो बेसिकली ज्ञान दे रहे हैं आपको। वो ज्ञान आपको 2 मिनट के लिए मोटिवेट कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं आपको पुश कर रहा है कि आप आके प्रिपरेशन शुरू कर दें, आके एडमिशन ले लें, इस तरीके की चीजें। तो और उसमें भी कहीं ना कहीं आपके इमोशनल क्वेश्चन के साथ में जो है खेला जा रहा है, इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। तो इस सब से होता क्या है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट आके फंस जाते हैं। उसके बाद में फिर उनका एक तरीके का एक शोषण चलता रहता है। हर आदमी कोशिश करता है कितना हो सके, जितना हो सके उतना ज्यादा जो पैसा है उनसे खींचा जा सके, इस तरीके की चीज है। तो ये जो एक समस्या है, इसके ऊपर मेरा एक गट फीलिंग है 25 में नहीं तो 26 में, 26 में नहीं तो 27 में, 2-3 सालों में जो भी मेंस होने वाला है, इनफैक्ट 2024 में भी आ जाए तो मुझे मेंस में आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मेंस में इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। इस तरीके के टारगेटेड हरासमेंट, जहां पे एक सिस्टम पूरा का पूरा डेवलप हो गया, एक इकोसिस्टम बन गया है, उसमें जो हरासमेंट वगैरह के केसेस निकल कर आते हैं, इस पर कुछ ना कुछ मेंस में बनेगा जरूर। एथिक्स में पूछा जा सकता है, या फिर इंटरव्यू में इसमें कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जोड़ा जा सकता है। तो वहां पर ये जो पूरा इन्होंने प्लान ऑफ एक्शन दिया है, इस प्लान ऑफ एक्शन को हम लोग उठा के लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं हम लोग पूरे के पूरे कोट कर सकते हैं कि एक तो आपने लॉ बनाना पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को या इंडस्ट्री को पूरी की पूरी रेगुलेट करने के लिए। इसका एक स्पेसिफिक हब होना चाहिए, फीस रेगुलेशन, क्वालिफिकेशन, डिसइंफॉर्मेशन और ये बाकी सारा रेगुलर इंस्पेक्शन, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग कोट करते हैं, एक तो खट 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 हम सारे के सारे पॉइंट्स अगर हमारे दिमाग में रहेंगे तो हम अच्छा आंसर लिख पाएंगे और एग्जामिनर के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा, मेरी गट फीलिंग है। 24 में के मेंस में आ सकता है, नहीं तो 25 में आएगा, नहीं तो 26 में, 2-3 सालों में। अगर यूपीएससी में नहीं आया तो किसी ना किसी आपके दूसरे स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन की मेंस में आ सकता है, बट इसमें से कुछ ना कुछ आएगा जरूर। और वहां पर फिर अपने पास में पॉइंट्स होने चाहिए रिफॉर्म्स वगैरह में, जो भी आपने बात लिखनी है उसमें कहने के लिए। तो मेंस स्पेसिफिक मैंने आपके साथ में न्यूज शेयर करी थी। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। Following Pooja Khetkar's case, central government will now tighten the process of getting disability certificates. It has published draft amendments to the Rules of Rights of Person with Disabilities Act, RPWD Act of 2016. तो क्योंकि पूजा खेडकर ने, मैडम ने जो कांड किया है वो इतना बड़ा है और उसने सिस्टम की कलाई को इतना बुरी तरह से खोला है,
कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से आपका जो पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फ्रॉड करके या झोल कर कर भारत की सबसे प्रतिष्ठित समझे जाने वाली सर्विसेज में अगर एंटर कर सकता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो लोअर लेवल की सर्विसेज हैं, ग्रेड बी की हो गई, ग्रेड सी की हो गई, ग्रेड या फोर्थ ग्रेड की सर्विसेज हो गई, वहां पर भी ये गड़बड़ झाला काफी बड़े लेवल पर चल रहा होगा, जहां जहां पर ये पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लग जाता है। तो इस बात को समझते हुए कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है और इसका कितना ज्यादा मिसयूज हो सकता है, कितना ग्रॉस मिसयूज हो सकता है, फाइनली अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी जाग रही है या जाग गई है। उन्होंने अब ये बोला है कि ये जो पूरा का पूरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स गेन करने की प्रोसेस है, हम लोग अब इसको टाइटन करने वाले हैं। अब तक जिस तरह से काम चल रहा था वैसा नहीं चलेगा, अब उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। इन चेंजेस को करने के लिए इन्होंने जो कानून है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसके नियम कायदों में कुछ बदलाव कर रहे हैं, या फिर इसके नियम कायदों में बदलाव का एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है पब्लिश किया है। अल्टीमेटली फिर इसको जो है लागू करवाया जाएगा, और इसकी मदद से अब आपका कोई भी व्यक्ति अगर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसके प्रोसेस जो है थोड़ा सा कह सकते हैं ज्यादा उसकी स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी होगी। अब एवं ही उतना आसानी से आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा जितना अभी तक मैडम पूजा खेड़कर के द्वारा किए गए इस महान कार्य के पहले मिल जाया करता था। अब प्रपोज चेंजेस हैं, सबसे पहले तो एक मैंडेटरी आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। दूसरा, मेडिकल अथॉरिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें अब बदलाव किए गए। पहले दो तीन इस तरीके की आपके अथॉरिटीज थी जो ये सर्टिफिकेट्स इंडिविजुअली इशू कर सकते थे, बट अब उस चीज में बदलाव किए गए। पूरी की पूरी मेडिकल बोर्ड की जो है अब उस पर सिग्नेचर्स होंगे, और प्रोसेस में काफी सारी चेंजेस किए गए। मेडिकल अथॉरिटी का कुल मिला के इन्वॉल्वमेंट अब ज्यादा स्ट्रिंजेंट किया गया है, किसी एक व्यक्ति की अब जो है मनमानी नहीं चलेगी जो अभी तक हो सकती थी, एक लूप होल पकड़ में आया है। तीसरा जो प्रोसेस है उसको थोड़ा लंबा कर दिया गया है, अब स्क्रूटिनी लंबी होगी, एंड लंबी चौड़ी स्क्रूटिनी के बाद में जब आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फाइनली संतुष्ट होगी उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उसके पहले सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नाउ डिसेबिलिटी पर्सन along with mandatory ID proof will submit a photo not older than 6 months and आधार कार्ड। तो पहला तो यही चेंज है कि एक तो आपको मैंडेटरी आइडेंटिटी प्रूफ देना ही देना है, पहले भी देना पड़ता था, अभी भी देना पड़ रहा है, मगर उसके साथ में एक तो अपनी एक फोटो लाओ जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, यहां से भी आपका डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद फ्रॉम नाउ ऑन ओनली मेडिकल अथॉरिटीज विल बी competent to receive and process application of disability certificates। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कई सारे सोर्सेस थे जहां पर आप अप्लाई कर सकते थे, और फिर अगर आपके प्रभाव हैं तो आसानी से फिर सर्टिफिकेट मिल भी जाता था। मेडिकल बोर्ड को प्रभावित किया जाता था, चीफ मेडिकल ऑफिसर वगैरह अगर आपकी पहचान का है, बहुत से झोल थे, बहुत से खेल थे, अब वो चीजें नहीं हो पाएंगी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए है तो मेडिकल अथॉरिटीज के पास ही जो है आपको सबमिट करना पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन, वही इस पूरी एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, पूरी प्रोसेस को जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का वही ओवरलुक करेंगे, और वही अल्टीमेटली आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी का उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता जो अभी तक पॉसिबल था, जिसका फायदा कहीं ना कहीं उठाया जा रहा था। तीसरा, अभी तक ये था कि 1 महीने के अंदर आपको जनरली सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। सरकार का इंटेंशन ये था कि कोई डिसेबिलिटी का बंदा है तो यार उसको लंबे वक्त तक मत लटकाओ, जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट दे दो, बार बार उसको आना जाना ना करना पड़े। अब एक अच्छी नियत के साथ में, नेक नियति के साथ में ये प्रोविजन डाला गया था, लोगों ने उठा के उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो नतीजा अब यह है कि 1 महीने की जगह इस टाइम को बढ़ा के 3 महीने कर दिया गया है। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर, क्रॉस वेरिफिकेशन और 10 तरीके की चीजें जो होंगी अब उसमें लगेगा टाइम, और उसके चलते अब 1 महीने की जगह आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अब 3 महीनों में दिया जाएगा। ये बात जो है यहाँ पर निकल कर आ गई है, और इस तरीके से जो पूरी प्रोसेस है कंपैरेटिवली अब वो थोड़ा सा मुश्किल हो गई है। अब इसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि जो जेन्यून लोग हैं, जो जेन्यूनली ये जो जेन्यून केसेस हैं, जो एक्चुअल में जिनको पर्सनल विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत है, जल्दी चाहिए, किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए चाहिए, उनके काम अटक जाएंगे, 3 महीने से पहले मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है, बट अब साइड सी बात है, जब इस तरीके से लोग गलत इस्तेमाल करने लगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस पर अब वही दो धारी तलवार वाली बात है। इसका ऑब्वियस सी बात है, जो लोग नुकसान में जाएंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद ठीक नहीं है, मगर जब इसके इतने गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, और ग्रेड 1 की सर्विसेज में, आईएएस की सर्विस में अगर फ्रॉड किया जा सकता है, तो फिर ग्रेड 4 तक की सर्विसेज में क्या क्या फ्रॉड हो रहे होंगे कुछ पता ही नहीं है किसी को। इसलिए उससे बचने के लिए बेहतर यह है कि प्रोसेस को ही जो है स्ट्रिंजेंट कर दिया जाए, एंड फाइनली वही चीज की जा रही है। तो यहाँ से ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं ये अपने को याद रखने हैं। और एक चीज और, ये कानून राइट
टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक तो मैं खैर इस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, बट एज अ सीरियस एस्पिरेंट राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के बारे में अपने को पढ़ना है। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स उनको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। Supreme Court has upheld the power of judiciary to direct government to conduct performance audit of its statutory laws to assess their actual implementation on the ground। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास में एक केस आया था, उसमें जुडिशरी की एक पावर है कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है कि भाई हम ये पर्टिकुलर कानून इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बना रहे हैं, तो जुडिशरी के पास में ये पावर थी कि उस कानून के तहत में सरकार जिस ऑब्जेक्टिव से उस कानून को लाई थी वो ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हुआ है, दूसरे शब्दों में आपका उस पर्टिकुलर कानून का क्या परफॉर्मेंस है, उसका ऑडिट करने की पावर जो है जुडिशरी के पास में थी। और इसको लेकर जो है केस लगाया गया था कि जुडिशरी, ये कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच है कि भाई सरकार ने कानून बनाया है, अब उस कानून के बेसिस पे वो सरकार उस कानून का इस्तेमाल कर रही है, उस कानून के बेसिस पे सरकार बेसिकली कुछ ना कुछ प्रोविजंस वगैरह इंप्लीमेंट करा रही है, कोई भी चीज कर रही है। अब किसी भी चीज को होने में वक्त लगता है, कोई चीज जल्दी हो जाती है, कोई चीज बाद में हो सकती है। ये जुडिशरी क्यों इसमें इंटरफेयर कर रही है कि तुम ये बताओ जिस दिन लागू हुआ था उससे लेके अब तक इस कानून के तहत में तुमने क्या उखाड़ा है और क्या नहीं उखाड़ा, कितना उखाड़ा है और कितना नहीं उखाड़ा, तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या रहा है। जुडिशरी आखिर इसका ऑडिट क्यों कर रही है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट आखिर करने की पावर जुडिशरी की सही है या नहीं है, इस बात को लेकर एक केस लगा था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि ये जो जुडिशरी की ये पावर है कि वो सरकार को डायरेक्ट कर सकती है कि फलाने फलाने कानून का परफॉर्मेंस ऑडिट लेकर आओ, इस कानून के तहत में तुमने कितना अचीवमेंट किया है, इसके कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, इसका रिपोर्ट ला कर दो, या फिर ये असेसमेंट हम कर सकते हैं, ये पावर हमारे पास में है और ये जुडिशियल ओवररीच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। इसकी वजह बताइए फिर उन्होंने, उनका कहना यह है कि कोर्ट हेल्ड दैट दिस कैन बी डन when along with other materials there is a demonstrable judicial data or other urgent material to prove that laws have failed to achieve their objective and benefit beneficiaries. Reason, government has constitutional duty to ensure that the purpose of law is achieved while implementing it। कोर्ट का लॉजिक क्या है ये बोलने के पीछे कि अगर तुमने कोई कानून बनाया है, कोई लॉ बनाया है, तो सरकार उस कानून के तहत में कितना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाई या नहीं कर पाई, हम ये चेक कर सकते हैं या फिर हम बाध्य कर सकते हैं आपको कि आप इस तरीके का परफॉर्मेंस ऑडिट हमको लाकर दीजिए। उसके पीछे कोर्ट का कहना यह है कि अगर हमारे पास में इस तरीके का मटेरियल मौजूद है और खास तौर पर अगर जुडिशियल डाटा इस तरीके का मौजूद है जिससे ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर कानून जिस इंटेंशन के साथ में लाया गया था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहा, और जिन लोगों का भला करने के लिए लाया गया था उन लोगों तक वो उनका भला पहुंच नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उस पूरे के पूरे कानून का परफॉर्मेंस ऑडिट करने का राइट रखते हैं। उसकी वजह यह है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि कोई कानून अगर लाया गया है तो जिस ऑब्जेक्टिव के तहत में लाया गया था वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। अगर कोई कानून है और उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा, वो जिन पर्टिकुलर बातों को ध्यान में रखकर लाया गया था, अगर सरकार उनको अचीव नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं फिर किसी को तो प्रश्न उठाना पड़ेंगे, किसी को तो फिर सरकार को झंझोड़ना पड़ेगा कि भाई या तो काम करो इस कानून के तहत में या फिर कानून को खत्म करो, कुछ और किया जाएगा। इस सारी चीजों को करने का पावर किसी के पास तो होना चाहिए और वो पावर हमारे यानी कि जुडिशरी के पास है, और ये सही पावर है, ये जुडिशियल इंटरफेरेंस की कैटेगरी में नहीं आता। तो ये जो है अपनी न्यूज है, इसको अपने को ध्यान रखना है। अब ये न्यूज जो है वो समाचार में, या ये जो पर्टिकुलर जो न्यूज है या फिर जो पूरा का पूरा केस है वो क्यों खबरों में था, तो जवाब है, एक कानून है द महाराष्ट्र स्लम एरियाज इंप्रूवमेंट क्लियरेंस एंड रीडेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1971। इस पर्टिकुलर कानून के तहत में महाराष्ट्र में और खासतौर पे मुंबई में जहां पर स्लम्स हैं, उन स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को वहां से हटाना है, उनको कहीं पर फिर से बसाना है, उनकी लाइफ्स को ठीक करना है और इन स्लम्स को हटाकर वहां पर रीडेवलपमेंट कर उन इलाकों को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है। कानून बहुत पुराना है, 1971 में बना था, मगर आज तक धारावी जो है एशिया की सबसे बड़ी स्लम जो है मुंबई में अभी भी मौजूद है। तो फिर सवाल तो उठेगा कि यार 1971 में कानून बनाया था अब तक मगर तुम स्लम्स नहीं हटा पाए, तो तुम कर क्या रहे हो अल्टीमेटली। तो इस कानून को लेकर वक्त वक्त पर मल्टीपल लिटिगेशंस लगाए गए कि भाई ये कानून सिर्फ कहने के लिए बनाया गया, इसके तहत में हजारों करोड़ रुपए लिया जाता रहा है, उसका पता नहीं क्या इस्तेमाल हो रहा है, स्लम्स हट नहीं रहे, लोग वहीं के वहीं पर हैं, रीडेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा, जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं एक भी अचीव नहीं हो रहा है। तो इस बात को लेकर अल्टीमेटली इस बात को लेकर अपील लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में फिर इसी को लेकर सरकार
सरकार का स्टैंड ये था कि सरकार की कोर्ट जो है या फिर जुडिशरी जो है वो इस तरीके के किसी भी कानून के परफॉर्मेंस ऑडिट ना करे तो बेहतर है। कोर्ट ने बोला कि हम तो करेंगे, रोक सको तो रोक लो। ये जो है पर्टिकुलर आपका खेल पूरा निकल कर आता है। अब यहां से परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, इसके ऊपर एक सवाल पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, परफॉर्मेंस ऑडिट बेसिकली क्या चीज है, जुडिशरी की पावर कि वो सरकार से पूछ सकती है कि फलाना फलाना कानून जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आया गया था, कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है, कितना अचीवमेंट आप कर पाए हो, कितना नहीं कर पाए हो, वो सब आपको बताओ। ये जो पूरी की पूरी पावर है इसे परफॉर्मेंस ऑडिट बोला जाता है, और ये अपने को ध्यान में रखना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। Former Union Health Secretary Preeti Sudan has been appointed as chairman of UPSC. She is currently a member of UPSC. Will be second woman to head UPSC after R.M. Bathew, 1992 to 96. She is a 1983 batch IAS officer from Andhra Pradesh cadre. तो फॉर्मर जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थी प्रीति सुदान मैडम, इनको यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया, यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया एंड करेंटली भी ये यूपीएससी में ही काम कर रही हैं। अब इसके पहले चेयरमैन नियुक्त होने के पहले ये यूपीएससी के बोर्ड की एक मेंबर थी, अब फाइनली ये आपका चेयरमैन बनी है। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये दूसरी महिला है आर.एम. बैथ्यू के बाद में जिन्होंने 1992 से 96 तक जो है यूपीएससी के को चेयर किया था। उसके बाद ये दूसरी महिला है जो यूपीएससी की चेयरमैन लगाई गई है। 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और आंध्र प्रदेश कैडर से बिलोंग करती हैं। अच्छा, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो इसलिए रेलेवेंट हो जाता है, एक तो पूजा खेड़कर मैडम का बहुत बड़ा कांड हो गया इसमें, इसके चलते यूपीएससी की प्रतिष्ठा को काफी ज्यादा गहरा धक्का लगा। दूसरी चीज ये हुई कि काफी सारे आईएएस अफसर्स या आईपीएस अफसर्स या दूसरे भी जो आपकी सर्विसेज में अलॉट हुए हैं उनके सर्टिफिकेट्स के ऊपर सवाल उठ गए। और तीसरी चीज जो हुई है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे खेल के वक्त में, यूपीएससी के जो चेयरमैन थे, ये मैडम की फोटोग्राफ्स थी, मैं फिर दिखाता हूं आपको। यूपीएससी के जो चेयरमैन थे मनोज सोनी साहब, इन्होंने रिजाइन कर दिया ये बोलते हुए कि कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते रेजिग्नेशन दे रहा हूं, जबकि इनके टेनर को पूरा होने में 5 साल बाकी थे। आप में जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं कि यूपीएससी में अगर किसी व्यक्ति को चेयरमैन के तौर पर या मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है तो या तो उसका टेनर 6 साल का होता है, 6 साल तक वो यूपीएससी में काम करता है, या फिर जब तक वो 65 साल का नहीं हो जाता। दोनों में से जो भी चीज पहले पड़ जाए उसके बेसिस पर इनको जो है अपना टेनर पूरा करना होता है। तो मनोज सोनी साहब का अभी टेनर पूरा होने में 5 साल थे। 5 साल के पहले ही ये जो है पर्सनल रीजंस के बेसिस पर या पर्सनल रीजंस का हवाला देकर रिजाइन कर चले गए। एंड इसी टाइम पीरियड पे पूजा केटकर का केस हो गया और भी 10 तरीके की चीजें हो गई, तो कमीशन की जो प्रतिष्ठा थी वो बहुत बुरी तरह से धूमिल हुई। तो फाइनली इनको जो है लेकर आया गया है। ये मैडम की फोटोग्राफ है, देख लीजिए। और अब जो है ये कमीशन को चेयर करेंगी एंड इनसे फिर उम्मीद की जाती है कि अब जो सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी यूपीएससी की एक प्रतिष्ठा है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे हैं। लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत बिटर किस्म का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। वो कमीशन को फिर से निकालेंगी और फ्री और फेयर तरीके से एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के लिए, जिसके लिए यूपीएससी जाना जाता है, उसी पर्टिकुलर चीज़ को, उसी पर्टिकुलर व्यवस्था को आगे लेकर चलेंगे। इसी की इनसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे, पहला क्वेश्चन तो यही कि क्या ये जो मैडम रिसेंटली जो है किसको अपॉइंट किया गया यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पर। एंड यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इतनी काम की नहीं है। महिला सशक्तिकरण में चाहे तो उसको कोट कर सकते हैं कि दूसरी महिला है यूपीएससी के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है, मेंस में अगर कहीं पे कुछ लिखने के लिए आता है। बाकी ये सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ काम की नहीं है। स्टेट पीएससी हो गया या फिर अपकमिंग रेलवे के एग्जामिनेशन हो गए, एसएससी सीजीएल हो गया, वहां पर ये अपने लिए जरूर काम का है कि रिसेंटली किनको जो है अपॉइंट किया गया है, किन्होंने रिजाइन किया था। क्या ये पहली महिला चेयरमैन है, तो जवाब हो जाएगा नहीं, पहली महिला चेयरमैन नहीं है, दूसरी है। पहली कौन थी, उनका भी नाम याद रख सकते हैं, आर.एम. बैथ्यू, 1992 से 1996 तक ये रही हैं। एंड खुद ये 1983 बैच की आईएएस हैं एंड एज अ फॉर्मल यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जो है ये रिटायर हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को इनके बारे में याद रखना है। बाकी यहाँ से और ज्यादा यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता ये, मगर दूसरे जो एग्जामिनेशन है उसमें ये अपॉइंटमेंट वगैरह पूछा जा सकता है। चले नेक्स्ट न्यूज देखना। अगला समाचार यह है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी अब तक की सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाने जा रहा है, जिसका नाम है तरंग शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगस्त और सितंबर के महीने में 2 फेजेस में इंडियन एयरफोर्स की अब तक की सबसे बड़ी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का मतलब जिसमें और भी कई सारे देश शामिल होंगे, उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जिसका नाम क्या है, तरंग शक्ति।
इसमें कुल मिलाकर 10 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं और लगभग इन 10 देशों के 150 एयरक्राफ्ट जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दो फेजेस में ये कहां कहां पे कंडक्ट करवाया जाने वाला है, ये दो फेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले तो तमिलनाडु के सुलूर में और उसके बाद में जोधपुर में। दो जगहों पर, पहले अगस्त के महीने में सुलूर में होगा और उसके बाद में लास्ट फेज जो है जोधपुर में सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये पूरे की पूरी जो एक्सरसाइज है इसको करवाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है, जो अलग अलग हमारी मित्र देश हैं उनकी वायु सेनाओं के साथ में हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ताकि अगर कभी कहीं पर ऐसा नौबत आ जाती है कि ज्वाइंट ऑपरेशन करना पड़ गया तो वहां पर एक तो हम लोग इस चीज को कर सकें, दूसरा हर एक की अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसमें उसका एक परफेक्शन है, तो एक दूसरे के साथ में अपनी जो शेयर्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको साझा किया जा सके, ताकि सब के सब जो है अपनी अपनी एयर फोर्सेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। और कल को कोई भी थ्रेट आता है, चाहे किसी थर्ड पार्टी किसी थर्ड देश का थ्रेट आ जाए, स्पेसिफिकली खुलकर बोला जाए तो चाइना का अगर कोई थ्रेट आता है तो उसके खिलाफ फिर अगर कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करने हैं तो वहां पर एक दूसरे की मदद की जा सके। और अगर कहीं पे कोई आपको डिजास्टर मैनेजमेंट या किसी और तरीके के ऑपरेशंस करने हैं, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करने हैं, तो वहां पर भी एक दूसरे की मदद आप कर सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ये एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। सबसे पहला तो ये तरंग शक्ति क्या है, कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स? जवाब हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स ये एक्सरसाइज करवा रही है, पहली चीज। दूसरा, ये अब तक की सबसे लार्जेस्ट आपकी जो है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, किसी दूसरे देश के साथ या तीसरे देश के साथ में नहीं हो रहा, लगभग 10 देशों के साथ में जो है इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। दो फेजेस में हो रही है एंड खुलकर तो खैर कोई नहीं बोलने वाला, मगर बेसिकली चाइना के खिलाफ जो एक पूरा का पूरा जो अलग अलग देश हैं जिनकी नहीं बनती वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या दिया जाएगा कि इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ानी है, और दूसरा आपका ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह हैं इनको आपने एक दूसरे से सीखना है। यहीं से दो जगहों के नाम अपने को ध्यान रखने हैं, सुलूर कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में, और जोधपुर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। क्यों खास बात है, जोधपुर में अपना एक एयरबेस है, सुलूर में एक एयरबेस है, तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। और जैसे जैसे फिर ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाएगा अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, तो मैं डिटेल में फिर इसके ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 2 अगस्त 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे भी इसको शेयर करें, एंड इस इनिशिएटिव का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं, अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को उतना इन्हांस करें एंड मेहनत करते रहें। कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि काफ़ी आप लेट जो है करंट अफेयर्स अपलोड करते हो, इसकी क्या वजह है, उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए होता क्या है, करंट अफेयर्स में आज न्यूज़पेपर आया, अब आपने उसमें से कहीं से भी खट 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 कॉपी पेस्ट किया। कई लोग ऐसा करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मगर कई लोग ऐसा करते हैं, आपने खट 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 कॉपी पेस्ट किया और उसके आपने वीडियो बना के डाल दी। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, दो एक दिन में देखता हूँ कि कौन सी खबर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, कौन सी खबर जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद फिर उसमें से मैं नोट्स बनाकर आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेट ही सही मगर ऐसे करंट अफेयर शेयर करता हूँ जो आपके ऊपर बोझ ना बने, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना रहे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक रहे। सो दैट्स वाई थोड़ा सा डिले के साथ में मैं इनको लेकर आता हूँ, ताकि आप लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। ये उन बच्चों का जवाब है जो ये बोलते हैं कि आप थोड़ा सा लेट क्यों करंट अफेयर डालते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इनको लेट आपके लिए लेकर आता हूँ। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।